इस समय मैं भागलपुर में मौजूद हूँ और भागलपुर में जो मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है उसके बारे में क्या निष्कर्ष निकला इसके बारे में चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है धनंजय जी। तो धनंजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जर्नलिज्मोलॉजी चर्चा में। बहुत धन्यवाद सर। और हमारा यह कार्यक्रम क्या माहौल रहा अभी तक का? सर, हम लोग लगभग भागलपुर विधानसभा में हाँ। तो सर हम लोग लगभग भागलपुर विधानसभा का ग्राउंड रिपोर्टिंग हम लोग लगभग कर चुके हैं। और यहाँ पे जो लोगों से समझ में आया है, अगर हम लोग काम की बात करें तो यहाँ पे मिला जुला काम है, बहुत अच्छा भी नहीं और बहुत खराब भी नहीं। और दूसरी बात सर, हम बात करें यहाँ पे जो 2020 में चुनाव हुआ था, अभी जो वर्तमान विधायक है यहाँ पे अजीत वर्मा कांग्रेस की तरफ से है। हाँ, वो जो है ये तीसरी बार जो है विधायक का कार्यकाल जो है पूरा लगभग उनका होने जा रहा है। भाई साहब होने दो, आप साइड हो जाइए। तो सर यहाँ पे जो वर्तमान विधायक हैं अजीत वर्मा कांग्रेस की तरफ से, वो अपना तीसरा कार्यकाल जो है यहाँ पे पूर्ण कर रहे हैं। हम अगर बात करें यहाँ पे पिछला चुनाव का, तो वो बहुत ज़्यादा वोटों से नहीं जीते थे, वो 1113 वोटों से जीते थे। होता क्या है कि किसी भी विधानसभा में जब चुनाव होता है और जब अंतिम पारी में कोई भी कैंडिडेट आगे चल रहा हुआ रहता है, तो बहुत सारी जगहों में जहां वोट नहीं पड़ते हैं वैसे जगहों में अपने कार्यकर्ताओं को भेज के, है ना, और वो अलग अलग जो है मतलब क्या कहते हैं कि वो उस अलग अलग तरह के प्रयास करते हैं, वो चुनाव जीतते हैं। ये 1100 वोटों से चुनाव जीतना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब वो अजीत वर्मा जो है हारते जीते हैं। दूसरी बात है कि इस विधानसभा में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला जो यहाँ पे विधायक थे वो सत्येंद्र नारायण अग्रवाल, वो भी कांग्रेस की तरफ से थे, तब से लेकर आज तक। तो दोस्तों, मैं थोड़ा आपको जानकारी दे दूं बिहार के बारे में कि बिहार में हुआ क्या था। जो वर्तमान में विधायक हैं अजीत वर्मा, ये जब 2010 का चुनाव हुआ था तो ये दूसरे नंबर पर रहे थे। और जब 2010 में दूसरे नंबर पर रहे थे तो पहले नंबर पर बीजेपी के जो अश्विनी चौबे हैं, वो यहाँ के बहुत ही दबंग नेता माने जाते। दबंग का मतलब कि मिलनसार, लोग उनको अच्छे से जाने, और एक हिंदूवादी नेता के रूप में। उसके बाद वो लोकसभा का चुनाव में चले जाते हैं और यहाँ पर फिर अजीत जी आते हैं। अजीत जी का जो यहाँ का कार्यकाल है वो बहुत ज़्यादा वोटों, जैसे कि मेरे सहपाठी धनंजय जी ने बताया कि जो पिछला चुनाव हुआ था 1100-1200 वोटों से, उसके पहले भी जब 2000 जब 15 का चुनाव हुआ था तब भी उनको लगभग 47% वोट मिले थे। और जो अजीत सारस्वत चौबे बीजेपी को, उनको 39-40% वोट मिले थे। लगभग इसमें भी 10-12 हज़ार का रहा। लेकिन अब की बार क्या है ना, इस विधानसभा चुनाव में कि मैंने देखा है धनंजय कि जहाँ पर जेडीयू है तो वहाँ जेडीयू से लोग खफा है, जहाँ पे आरजेडी है वहाँ से आरजेडी से लोग खफा है, जहाँ पे कांग्रेस के विधायक हैं वहाँ पे कांग्रेस वालों से खफा है। तो ये यहाँ पर रहा। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताओ, जब हम ग्राउंड पे निकले तो क्या लोगों का क्या निष्कर्ष रहा? ये तो हो गया विधायकों के बारे में। ग्राउंड पे सर दूसरी बात, हम लोग हर विधानसभा में जैसे जाते हैं और ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं तो लोग बताते हैं कि ऐसे तो बिहार में शराब बंद है, लेकिन इस विधानसभा में भी बातचीत करने से पता लगा कि यहाँ भी शराब जो है खुलेआम बिक रही है। तो हमको लगता है कि अभी तक का जो हम लोग का ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है कि ये जो शराब वाला नीति है, ये नीतीश कुमार का, ये पूरे बिहार में फेल हो चुकी है। ये चुनाव के दौरान जब हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग तो न्यूज़ चैनलों में देखते थे, लेकिन जब हम लोग हकीकत में अलग अलग विधानसभाओं में जाकर ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ें लोगों से सुनने को मिल रहा है। ऑन कैमरे पे लोग बोल देते हैं। दूसरी बात है, यहाँ पे सर ऐसा संभावना लग रहा है कि हो सकता है इस बार बीजेपी आए, क्योंकि पिछले बार जो है अजीत शर्मा हारते जीते हैं और उनके कार्यों से जो है लोग नाखुश हैं। हो सकता है ऐसा भी हो, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है उसी प्रकार से नेता भी अपनी तैयारी में लग जाते हैं, है ना। और अच्छा, दलित के बारे में बताओ, क्योंकि यहाँ का जो वोट बैंक है, चाहे चिराग पासवान हो, उधर वो उपेंद्र कुशवाहा हों और भी बहुत नेता, मांझी हों, ये सब दलितों पे इनकी नज़र है, दलित वोटों पे नज़र है। इसके बारे में क्या सोच है आपकी?
इनको खड़ा रहने दो, इनको खड़ा रहने दो। तो दलित वोटों के बारे में क्या सोच है आप? देखिए सर, उनकी वोट सबको चाहिए, लेकिन उनके लिए कार्य कोई कुछ वैसा करना नहीं चाहता। आप देखेंगे तो यहाँ पे जो सरकारी नौकरी हैं और अलग अलग जो भी संस्थान हैं, उन वैसे जगहों में ये पिछड़े लोग बहुत कम हैं, है ना। तो इन लोगों का वोट सबको चाहिए, लेकिन इन लोगों के लिए कार्य करना मतलब किसी को उतना अच्छा लगता नहीं है। अच्छा, ये लोग धनंजय, एक आंकड़ा मैंने रिसर्च किया, वो बता देता हूँ। बिहार में जो दलित वोटर हैं, दलित वोटरों का कितने दलित वोटर हैं और किस पार्टी का अधिकार है दलित वोटरों पर? यहाँ पे 4 प्रकार के दलित वोटर हैं। पहले तो रविदास आ गए, रविदास के बाद दुसाद और पासवान आ गए, पासवान के बाद मुसहर आ गए, मुसहर के बाद अन्य दलित आ गए। अब इनके बारे में महागठबंधन को, जो रविदास हैं, रविदास का जो वोट शेयर है वो 34% महागठबंधन को मिला था और 27% एनडीए को, और एलजेपी को 9% और कुशवाहा के जो पार्टियों का गठबंधन है उनको 13% और अन्य जो लोग लेके चले गए हैं, जो कोई निर्दलीय लड़ जाता है, कोई और लड़ जाता है, उनको 18%। अब दूसरे नंबर पे आ जाते हैं दुसाद पासवान। महागठबंधन को 22% वोट मिले। ये मैं आंकड़ा आपको बता रहा हूँ, 2020 का आंकड़ा बता रहा हूँ। और एनडीए को मिले थे 17%, एलजेपी को मिले थे 32% और कुशवाहा को गठबंधन को फिर 3% और उसके बाद 27% अन्य लेके चले गए। अब मुसहर की बात आई, क्योंकि मैंने मुसहर पर रिपोर्ट आपको भी की थी कि लगभग 40 लाख मुसहर हैं और उनके सिर्फ 20 डॉक्टर और 76 इंजीनियर हैं। ये यहाँ की स्थिति है। पिछले ग्राउंड रिपोर्ट में भी आप जिक्र किए थे। तो मुसहर का जो वोट शेयर है वो महागठबंधन को 24% मिला। एनडीए को मुसहर सबसे ज़्यादा गया 65%, एलजेबी को 1% मिला, कुशवाहा गठबंधन को 1% और अन्य में चला गया 8%। अब अन्य दलित आ जाते। दलित तो बहुत सारे हैं, ये जो मेन दलित मैंने बताया, बहुत सारे दलित हैं, इनकी काउंटिंग बहुत कम की जाती है। अब वो भी महागठबंधन को 24% गए और एनडीए को 30% गए, एलजेपी को 4% और कुशवाहा गठबंधन को 7% और अन्य में 34%। तो हम अगर कैलकुलेशन देखें तो पूरी राजनीति बिहार की, एक तो कास्ट बेस है ही, दूसरी राजनीति ये जो दलित वोटों के ऊपर है, जो राहुल गांधी आजकल संविधान लेकर के घूमते दिख जाएंगे आपको हर सभा में, तो उनकी नज़र इन वोट बैंकों पर है। अगर ये मिल जाते तो ये जो वोट बैंक है, आज जब हम कहते हैं ना स्टार्टिंग की राजनीति या शुरू की लगातार 6 बार के विधायक 7 बार के, तो यही लोग उनके पास थे। उसके बाद क्या हुआ, आंदोलन हुआ, क्षेत्रीय दल बने, तो ये बट गए। तो ये वोट बैंक बहुत ही बिहार की राजनीति में परिवर्तन लाएंगे, क्योंकि अभी जीतन राम मांझी ने कहा कि हम मोदी के साथ नहीं रहना चाहते, हमें कम सीटें दी, हमसे झूठ बोला गया। तो ये यहाँ की राजनीति है। और मैं चर्चा कर रहा हूँ भागलपुर की। तो भागलपुर में अजीत शर्मा हैं यहाँ के, तो हो सकता है, क्योंकि पिछली बार तो हारते जीते थे, इस बार अगर उनको टिकट मिला तो हो सकता हार भी जाएं, क्योंकि लोग परिवर्तन देखना चाहता, कितना भी अच्छा हो, कितना भी हो, लेकिन लोग उसको चाहता कि हम किसी और को दें तो हो सकता बेहतर काम करे। तो धनंजय जी, ये तो हमारी भागलपुर की चर्चा है। अब आगे का कार्यक्रम बताएं और अपने शो के बारे में भी दर्शकों को बताएं, फिर हम लोग नमस्कार ले। हमारा दो कार्यक्रम अभी प्रमुख है इलेक्शन के दौरान, जो हम लोग एक करते हैं। इलेक्शन एक गेम का था चुनाव की, जिसमें हम लोग भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों में और केंद्र के चुनावों में भी हम लोग घूम के ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं और सीधा जो है पब्लिक ओपिनियन को हम लोग दर्शकों तक जो है पहुंचाते हैं। दूसरा कार्यक्रम है जर्नलिज्मोलॉजी चर्चा। इसमें हम लोग प्रत्येक विधानसभा में ग्राउंड रिपोर्ट करने के बाद हम लोगों को क्या जानकारी मिला, हम लोग क्या जान पाएँ, ऑफ कैमरे भी लोग क्या कुछ बातों को बताएं, है ना, उन चीज़ों को हम लोग अपने दर्शकों के पास जो है दर्शकों के सामने हम लोग रखते हैं और उन चीज़ों को हम लोग बताते हैं। तो ये आज का विधानसभा जो हम लोग को कवर किए, जो ग्राउंड रिपोर्ट किए, जो अनुभव मिला, उसको हम लोग अपने दर्शकों के साथ साझा किए। और आगे के लिए दोस्तों हमारा यह एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर भागलपुर में आप आते हैं तो ये चाय बहुत बढ़िया है यहाँ की। ये कौन सी दुकान है अंकल यहाँ की? कौन सी दुकान है ये? कहाँ पर है ये? कोतवाली में।
जब आप भागलपुर आते हैं और अगर आपको चाय पीनी है तो आप भागलपुर से सीधा आ जाएं। आपको रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो आप जैसे ही आपको एक चौराहा दिखेगा, उसके सीधे सीधे ये एक मंदिर है। मंदिर के पास कोतवाली है, वहाँ की ये चाय जरूर लगभग पिएं। रेलवे स्टेशन से हाँ, एक 1-1.5 किलोमीटर किलोमीटर। बहुत बहुत अच्छी चाय है। और जब भी आपका इधर आना हो तो ज़रूर यहाँ चाय की दुकान पे बैठें, चाय पिएं, इसके बाद ही कहीं निकलें। मुझे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ धनंजय मौजूद थे, जो चर्चा हुई। अगर आपकी कोई राय है तो हमें बताएं, कुछ हमें एडवाइस देना चाहते तो वो भी मुझे बताएं। मुझे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धनंजय अपने दर्शकों को धन्यवाद करें। और बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे की हमारा शो वगैरह देखने के लिए आप बने रहिएगा जर्नलिज्मोलॉजी पे। हम लोग यहीं पे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे थैंक यू, धन्यवाद। एपिसोड में।